जब सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था में परेशान बीमार मां के हाल से आक्रोशित हुआ एक नौजवान। संवेदनहीन सरकारी अधिकारियों और लापरवाह भ्रष्ट कर्मचारियों ने दिखाई लोकतंत्र की असली तस्वीर। तो नौजवान ने ले लिया भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य बनने का दृढ़ निश्चय। मां ने दिया आगे बढ़ने का मंत्र, तो पिता ने खुद गुरु बनकर दिया विजयी भाव का आशीर्वाद। भारतीय संस्कृति के संस्कारों से ओतप्रोत नौजवान दिव्यांशु पटेल संस्कृत भाषा से आईएएस की परीक्षा पास करके बन गए देश के होनहार लोक सेवक। पहली तैनाती में ही जनपद बाराबंकी में अपनी कार्यशैली से दिया संवेदनशीलता, दायित्व बोध और देश प्रेम का संदेश। देखिए युवा आईएएस दिव्यांशु पटेल से द इंडियन ओपिनियन के प्रधान संवाददाता दीपक मिश्रा की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम लोक सेवक में मौजूद हैं एक युवा अधिकारी जिन्होंने कम समय में ही अपनी कार्यशैली से लोगों के दिलों में एक अच्छा स्थान बनाया है और प्रशासन में भी एक अलग छवि आपकी निखर कर सामने आ रही है। आप हैं दिव्यांशु पटेल, जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज में 2017 में आए हैं और जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में जनपद बाराबंकी में राम सनेही घाट तहसील की जिम्मेदारी बतौर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट संभाल रहे हैं। दिव्यांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन। दिव्यांशु जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक जीवन आपका है, किस जनपद के आप रहने वाले हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? जी, मैं अंबेडकर नगर का मूल रूप से निवासी हूँ और जलालपुर तहसील में अजयपुर गांव है। मेरे दादाजी एक प्राइमरी अध्यापक थे और मेरी स्वर्गवासी माताजी भी प्राइमरी में ही अध्यापिका थी। वह पिताजी संस्कृत के अध्यापक थे। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई अकबरपुर में हुई। फिर जब पिताजी का ट्रांसफ़र उत्तराखंड राज्य बनने के बाद बलरामपुर में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, तो मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा वहाँ से दी और 12वीं के लिए फिर पिताजी ने मुझे एसएसबी इंटर कॉलेज फैजाबाद भेजा। फिर उच्च शिक्षा मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू से हुई। अच्छा, माता पिता दोनों शिक्षक रहे आपके और आपने बताया आपके ग्रैंडफादर भी शिक्षक थे। तो एक शिक्षक परिवार में अपने आप में संस्कार बड़े मजबूत होते हैं, अनुशासन अच्छा होता है, ये माना जाता है। और शिक्षक परिवार में जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं और उसका दृष्टांत आपने अपने कर्मों से दिया भी। आपने आईएएस क्वालिफाई किया। तो आईएएस में जब आप तैयारी कर रहे थे और जब आपने निर्णय लिया, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि जब आपने आईएएस के लिए निर्णय लिया तो आपके माता पिता की वहाँ पर क्या भूमिका रही, किस तरह से उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ, और ये कैरियर ऑप्शन के रूप में ऑल इंडिया सर्विसेज को चुनना, ये जो फैसला आपने लिया, इस फैसले में प्रमुख भूमिका किसकी किसकी रही? अगर मैं सही से स्मरण करूं तो मैंने निर्णय नहीं लिया। ये निर्णय मेरे दादाजी और पिताजी और माताजी का था और ये निर्णय कोई बाध्यकारी निर्णय नहीं था। सबसे जो आश्चर्यजनक जब मैं सोचता हूँ, क्योंकि प्रशासन को लेकर जो समझ इन तीनों लोगों में रही या मेरे परिवार में अन्य लोगों की थी, वो सिर्फ इतनी थी कि पिताजी बार बार ये मुझे बोलते थे जब मैं छोटा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, कि जो नीली बत्ती वाली गाड़ी में वो बैठते हैं ना, वो असली जो है काम कर सकते हैं। तो मुझे समझ में तब नहीं आता था, लेकिन वो नीली बत्ती से उन्होंने मुझे जोड़ा पहले। मतलब एकदम बिल्कुल ठेठ देसी अंदाज में उन्होंने आपको जी आईएएस का जो ग्लैमर है उससे कनेक्ट किया। पहले कनेक्ट किया। फिर जब थोड़ी समझ बढ़ी, मुझे याद है 8वीं 9वीं तक मैं पहुंचा, तो वो छोटी छोटी चीज़ें बताते थे, जैसे मम्मी का कभी ट्रांसफ़र करना हुआ या मम्मी का कोई, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, उनकी डेथ 2011 में हो गई जी, ब्रेन हेमरेज से। दुखद रहा, जीवन का एक दुखद पहलू ये रहा। उस समय कई बार स्वास्थ्य कारणों से कोई ड्यूटी कटवानी है या उसके लिए जाना पड़ता था। बीएसए के पास जाते थे पिताजी, तो घर आके वो कभी भी निराशावादी बात नहीं करते थे। वो सिर्फ इतना कहते थे कि देखो, प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हेल्प कर सकता है, अगर वो चाहे तो किस तरीके से किसी गरीब का पेंशन आसानी से करवा सकता है। तो ये जो छोटे छोटे होल्स को उन्होंने भरा, जी, वो मैं मानता हूँ कि उनका सबसे बड़ा योगदान रहा कि 12वीं की परीक्षा के बाद जब एक मस्तिष्क पूरी तरीके से प्रौढ़ होने लगता है, जी, तो मैं पूरी तरीके से तैयार था कि हाँ, मुझे प्रशासनिक सेवा में। इंटर में जब आप इंटरमीडिएट पहुँचे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऑल इंडिया सर्विसेज को किसी भी कीमत पर उसको हासिल करना है। हाँ, किसी भी कीमत पर तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हार्ड वर्क की कीमत पर। हाँ, हार्ड वर्क की कीमत पर। और पिताजी बार बार ये भी कहते रहते, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही सज्जन आदमी है, तो वो बार बार ये कहते भी थे कि आपको दोनों रास्ते रखने हैं।
अगर वहाँ से गिरो आसमान से तो कम से कम बेटा खजूर पर रहना, जी। जमीन पर मत आना। जी तो जी। उच्च शिक्षा अच्छी हो, मैं नेट क्वालिफाई कर ले जाऊँ, इस पर उनका ध्यान हमेशा रहा। जी। और जिस दिन मैंने JRF क्वालिफाई किया और मैंने बताया कि मैं UGC में JRF क्वालिफाई हो गया हूँ, अब मुझे 35,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, तो आमतौर पर माता पिता खुश होते हैं, पर माता जी का तो देहांत हो चुका था तब तक। जी। पिताजी अकेले बलरामपुर में रह के खाना बना रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं अकेले यहाँ रोटी सब्जी बना के बेटा खा रहा हूँ, तो अब एक कैरियर तुम्हारा सिक्योर है, अब IAS बन के ही बलरामपुर आना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जो नौजवान हैं, जो विद्यार्थी हैं और जो इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए जो ये जो प्रसंग आपने हमारे सामने रखा है, बहुत ही रोचक है, प्रेरक है और जीवन संकल्पों से बनता है। और आपने आपके पिता ने आपका सही मार्गदर्शन किया, आपके गार्जियंस ने बचपन से ही, और आपको ये बताया कि प्रशासनिक सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, किस तरह से प्रशासनिक सेवाओं में आकर आप लोगों के काम आ सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। न सिर्फ अपने जान पहचान के लोगों के लिए आप उपयोगी होंगे, बल्कि समाज के लिए, व्यापक रूप में पूरे देश के लिए आप उपयोगी हो सकते हैं। दिव्यांशु जी, ऑल इंडिया सर्विसेज में आपके विषय क्या रहे और एज ए स्टूडेंट क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? 2011 के बाद UPSC ने जब सिलेबस चेंज किया तो अब सिर्फ एक ही विषय होता है, और चूँकि मैंने अपना स्नातक संस्कृत विषय में किया था, पिताजी संस्कृत के अध्यापक, माताजी भी संस्कृत से और दादाजी भी, तो मैंने संस्कृत विषय को चुना। जबकि मैंने परा स्नातक और MPhil सोशियोलॉजी में JNU से किया था, मैं JRF भी सोशियोलॉजी में हूँ, बट मैंने संस्कृत को लिया। और इसमें भी एक रोचक बात है कि पिताजी 3 महीने की छुट्टी लेकर दिल्ली गए, बिना किसी कोचिंग के मैंने संस्कृत में 303 नंबर हासिल किए। तो पिताजी ने वहाँ पहुँच के भी आपकी तैयारी करवाई? बिल्कुल, 3 महीने वो वहाँ पहुँचकर सिलेबस को पढ़ा, कैसे इसका उत्तर लिखना है। कुछ उनके मित्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, उनका मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, उन्होंने मेरी मदद की। तो संस्कृत के लिए मुझे किसी भी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये भी एक बड़ा सौभाग्य होगा, ऐसे पिता विरले होते हैं जो यथार्थ रूप में अपने बच्चे के गुरु बन पाते हैं। बिल्कुल। और दिव्यांशु जी के बारे में एक बड़ी रोचक बात निकल कर सामने आई, और जब आपसे हम लोग बात कर रहे थे उसी समय ये विषय सामने आया कि आपने ऑल इंडिया सर्विसेज में संस्कृत को अपना विषय रखा, जबकि सोशलॉजी से भी आप MPhil हैं, और लेकिन संस्कृत को आपने अपना विषय रखा। आज के आधुनिक युग में जहाँ पर हम बर्गर पिज़्ज़ा वाली सोसाइटी और एंड्रॉयड मोबाइल और अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वहाँ पर एक युवा संस्कृत विषय से ऑल इंडिया सर्विसेज को क्वालिफाई करने की इच्छा रखता है, मादा रखता है, और करके भी दिखाया इन्होंने। और एक बड़ी बात निकल कर आई कि आपके पिता, जो कि स्वयं सीनियर वरिष्ठ अध्यापक रहे, उन्होंने संस्कृत में इनकी जब सिविल की तैयारी, IAS की तैयारी हो रही थी, तो उन्होंने स्वयं दिल्ली जाकर 3 महीना आपके साथ रह के एक टीचर के रूप में, गुरु के रूप में आपको संस्कृत में सिविल के लेवल की संस्कृत, IAS के लेवल की पूरी संस्कृत पढ़ाई। तो ये तो बहुत ही रोचक है अपने आप में, और निश्चित तौर पर ऐसा संयोग कम मिलता होगा कि पिताजी खुद सिविल का जो सिलेबस था संस्कृत का, उन्होंने आपको पढ़ाया। किस तरह से पिताजी वहाँ गए और कैसे ये पूरा समय बीता 3 महीने का उनके साथ? मैं कमरा लेके रहता था दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर, और पिताजी चूँकि अपने समय के MA में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं संस्कृत के, तो जाहिर सी बात है कि एक पिता के रूप में शायद उनका मन नहीं मान रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, तुम बाकी तैयारी कर लो, सामान्य अध्ययन की तैयारी कर लो, निबंध की कर लो, संस्कृत तो मैं आके पढ़ाऊँगा, तभी जो है काम बनेगा। तो उन्होंने फिर एक अपनी छुट्टी के लिए आवेदन किया, छुट्टी मिली, 3 महीने के लिए वो गए, और सुबह शाम मिलाकर, और तैयारी के दौरान हम खाना भी साथ में बनाते थे, हमने कुक भी रखा हुआ था, पर खाना पिताजी खुद बनाते थे मेरे लिए उस समय, तैयारी के दौरान की तबीयत ना खराब हो जाए। और एक अध्यापक के रूप में नए नए तरीके निकालने होते हैं पढ़ाने के, तो अगर मैं रोटी बेल रहा हूँ तो अचानक वो बोलते थे कि अभिज्ञान शाकुंतलम का वो श्लोक जरा सुनाना। तो वो इतना ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस हो रही थी कि ऐसा नहीं कि जब सेटिंग हो रही है 4 घंटे की तभी पढ़ाई हो रही है। चाय अगर उन्होंने बोला जरा चाय बना दो, चाय बनाने में गया और पीछे से आवाज़ आ रही है कि रघुवंश में वो जो श्लोक है वो क्या है। वाह। तो वो तैयारी का लेवल ओवरऑल वो मतलब दिन भर आपके यहाँ एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर बना रहता था लगातार सारा दिन। मैं दिसंबर 2016 में जब मैंने मेंस लिखा तो मुझे कोई संदेह नहीं था, जब मैं संस्कृत का पेपर देकर आया, कि अब मैं सिविल सेवा में चयनित नहीं होऊंगा। सेवा कौन सी मिलेगी, रैंक कौन सी आएगी, वो एक अलग प्रश्न होता है, पर ये मुझे पता था कि मेंस जो परीक्षा है ये क्वालिफाई मैं कर रहा हूँ। इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी होगी,
मेंस जरूर पास हो जाएगा, और उसका पूरा का पूरा श्रेय पिताजी को जाता है। क्योंकि अगर आप एक विषय में इस समय जो यूपीएससी की परीक्षा हो रही है, अपने आप विषय में 300 से ज़्यादा नंबर ले आए तो आप निसंदेह मेंस की परीक्षा पास कर लेंगे। तो पिताजी ने जो भी एक नवाचार किया, इनोवेटिव तरीके निकाले, पढ़ाया, उसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। बिल्कुल, गुरु शिष्य परंपरा को और पिता पुत्र का जो संबंध है उसमें गुरु शिष्य परंपरा का एक समावेश पिताजी ने किया। और वहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि भोजन करते हुए, चाय पीते हुए विषयों को लगातार आपसे विषयों पर चर्चा करते रहे, और एक बिल्कुल मित्र की भूमिका भी वहाँ पर उन्होंने निभाई। आपके साथ 3 महीना रहे बिल्कुल, और आपके साथ लगातार आपको गाइड करते रहे। तो ये एक सौभाग्य है ऐसे पिता का होना। और निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पर आपकी जो अपनी ऊर्जा थी, उसमें जब पिताजी ने अपनी ऊर्जा और अपने विराट अनुभव का समावेश किया तो कहीं ना कहीं कई गुना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और आपका जो ज्ञान है, आपकी जो तैयारी है, उसमें काफ़ी वृद्धि, कई गुना की वृद्धि उसमें हुई होगी। अच्छा, सिविल का इंटरव्यू जब आप इंटरव्यू के लिए गए सिविल में, तो वहाँ पर आप संस्कृत बैकग्राउंड से थे, तो इसको लेकर कुछ चर्चा वहाँ पर भी हुई? जी बिल्कुल हुई। सबसे पहला सवाल ही मेरा जो इंटरव्यू बोर्ड था वो एयर मार्शल भोसले सर के बोर्ड में था। और जैसा कि वायुसेना के अधिकारी होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत स्मार्ट, तो उन्होंने पहला सवाल ही यही कहा कि आप जेएनयू से हैं। जेएनयू उस समय कुछ नकारात्मक कारणों से चर्चा में था 2017 में। जी जी। तो उन्होंने कहा आप जेएनयू से होकर संस्कृत पढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा जी सर। तो फिर उनका अगला सवाल था संस्कृत आपने क्यों लिया, आप तो सोशियोलॉजी में एमफिल हैं। तो मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया कि नहीं सर, मैं बीए संस्कृत में ही मैंने पास किया हुआ है। और फिर संस्कृत पे करीब 10 मिनट तक भोसले सर चर्चा करते रहे कि कैसे आप प्रशासन में इसका उपयोग कर सकते हैं। संस्कृत पढ़ते समय आपको क्या ये ध्यान में था कि इसमें नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं इसलिए आपने लिया? तो कई तरीके से जो एक यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड कैंडिडेट को चेक करता है कि इसकी इंटीग्रिटी कैसी है, वो पूरा संस्कृत पे आधारित होकर फिर वो अन्य विषयों पर गए। तो मेरा तो पहला जो इंट्रोडक्शन था इंटरव्यू का वो संस्कृत से शुरू हुआ था। अच्छा, आफ्टर इंटरव्यू जब आपको पता चला कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और घर पे ये खबर पहुंची, ख़ास तौर पर चूँकि माताजी पहले ही चली गई, पिताजी जिन्होंने खुद एक विद्यार्थी की तरह, उन्होंने पहले तो आपके सिलेबस को उन्होंने खुद पढ़ा कि आईएएस में क्या पूछा जाना है संस्कृत में, उसकी तैयारी उन्होंने खुद की और आपको लग के तैयारी करवाई। तो मुझे लग रहा है कि वो जो खुशी का जो एहसास उन्हें हुआ होगा, तो किस तरह का रिएक्शन था उनका? रिएक्शन पहले तो मैंने ये सोचा था कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, कोई भी रैंक हो, तो पहले पिताजी को सरप्राइज़ देंगे। तो वो मेरी योजना थी वो असफल हो गई, क्योंकि पिताजी उस समय दिल्ली ही आए हुए थे और 31 मई का दिन था और करीब 6:30 पौने 7 तक इंतज़ार किया। फिर वो कहे सब्ज़ी लेने वो खुद जाते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचे और इधर रिज़ल्ट आ गया 15 मिनट बाद। रिज़ल्ट आते ही उन्होंने अपने किसी मित्र को बता रखा था कि दिव्यांशु ने इंटरव्यू दिया है, उनको कहीं से पता चल गया। तो उन्होंने फ़ोन करके मेरे फ़ोन करने से पहले पापा को बता दिया कि दिव्यांशु तो आईएएस हो गए, 204 रैंक आ गई है। और जो सब्जी वाले भैया थे, पिंटू भैया, उनका नाम मैं कभी नहीं भूल सकता, तो वो सब्जी दे रहे थे और पिताजी बिल्कुल मतलब रुआंसे से हो गए। तो बोले उनको ये लग गया कि रिजल्ट आ गया और हो गया है भैया का। तो तुरंत मिठाई का पैसा पापा ने दिया और रिक्शा करके आए, और आते ही मतलब हंसने लगे कि चलो एक जो है एक बड़ी उपलब्धि। निसंदेह भारत में जब कैरियर की चर्चा होती है, युवाओं के सपनों की चर्चा होती है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज की चर्चा ज़्यादातर घरों में होती है। और ये सब कुछ एक सपने की ही तरह है कि आप इस बड़े देश में यहाँ की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा का अंग बनकर इस देश की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सपना होता है, लेकिन इस सपने को बहुत से नौजवान हर साल अपनी कठिन परिश्रम से हकीकत में बदलते हैं। दिव्यांशु जी, बाराबंकी जनपद आपका प्रोबेशन पीरियड का पहला जनपद है, और जिस तहसील में आप बतौर जॉइंट मजिस्ट्रेट, बतौर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जहाँ पर आप कार्यभार संभाल रहे हैं, वो एक ज़माने में रामसनई घाट तहसील जो है ऐतिहासिक तहसील है और स्वतंत्रता के आंदोलन का केंद्र रही और तमाम बड़े विषयों की साक्षी रही। राम जन्मभूमि का जो आंदोलन रहा, ये जो पुल है यहाँ पर, जो गेस्ट हाउस है यहाँ पर, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील होने का भी दर्जा था इस तहसील का। तो यहाँ पर लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं आप? देखिए, 9 सितंबर को मैंने यहाँ कार्यभार संभाला। पहला जो तहसील दिवस था
ज़्यादातर शिकायतें जो आईं वो चकमाक से संबंधित थी। मैंने अपने जिलाधिकारी सर से बात की और उन्होंने कहा कि चूँकि ये ग्रामीण तहसील है तो तुम्हारे पास बहुत सारे मौके ऐसे हैं जब तुम गांव में जा सकते हो, तो क्यों नहीं तुम चौपाल का आयोजन करो। तो ये पूरा श्रेय मैं अपने डीएम सर को दूंगा कि उन्होंने चौपाल लगाने के लिए मुझे आदेशित भी किया और सुझाव भी दिया। मैंने चौपाल जब लगानी शुरू की तो वहाँ पर चकमाक से संबंधित समस्याएं काफ़ी आईं। उसको मैंने फिर लिस्टिंग करना शुरू किया और अभी मैं अपने 5-6 महीने का जो भी कार्यकाल है उसमें संतोषपूर्वक ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि राम स्नेही घाट तहसील में जितने चकमार्गों का निस्तारण हुआ है, खुद डीएम सर अपने तहसील दिवस में आए थे और कप्तान सर के साथ वो मुझे एक जगह ले गए मेड़ुआ गांव में। वहाँ पर पूरी फसल खड़ी थी और वो जो भी व्यक्ति चकमार्ग पे कब्जा किए हुए था वो धमकी भरे अंदाज में बात कर रहा था। तो वो निस्तारण करने के बाद डीएम सर ने मुझे कहा कि ये चकमार्ग हमें और आपको लगता है कि छोटी सी चीज़ है, बट गांव की जो अर्थव्यवस्था इसके इर्द गिर्द घूमती है, हर खेत तक पहुंचने का जो एक सुगम रास्ता सरकार ने कागज़ पर बना रखा है वो हकीकत में दिखना चाहिए। तो मेरी पहली प्राथमिकता तो मार्गों के निस्तारण से संबंधित रही। इसके अलावा जो फाइलें पुरानी काफ़ी दिनों से पड़ी रहती हैं उनके निस्तारण के लिए मैंने प्रयास किए और मुझे संतोष है कि उसमें मैं कहीं न कहीं सफल रहा हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने जो प्रयास किया कि कुछ चीज़ें तहसील में अच्छी बन जाएं, उसमें मैं अपने पत्रकार बंधुओं का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि मेरा भी ध्यान नहीं गया था, मैं इसका कोई श्रेय नहीं लूँगा। एक पत्रकार हैं श्रीकांत तिवारी, वो एक दिन आए यहाँ चैम्बर में और उन्होंने कहा कि सर काम तो सब अच्छा ही होता है, बट यहाँ पे जो आपके ऑफिस के सामने अतिक्रमण इतना ज़्यादा लगा हुआ है, इसके पीछे एक तहसीलदार साहब की मूर्ति उपेक्षित पड़ी है, टूट गई है। मैंने पता किया कि भाई तहसीलदार साहब की मूर्ति क्यों लगी है, तो श्रीकांत जी ने बताया वो अंग्रेज़ों ने लगाई थी। और थोड़ा पता किया तो पता चला उस समय के आईसीएस भाटकर साहब ने 1945 में उनकी अच्छी सेवाओं के नाते अंग्रेज़ों ने उन्हें ये मूर्ति लगाने के लिए कहा था। वहाँ से वो पार्क बनाने की शुरुआत हुई। फिर मैंने सरदार पटेल जी की मूर्ति को सामने स्थापित किया। उसकी प्रेरणा निसंदेह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने आईएएस की ट्रेनिंग में एक हफ्ते का मॉड्यूल केवड़िया, जहाँ पर सरदार पटेल की प्रतिमा लगी है जी, वहाँ पर सभी अधिकारियों को एक हफ्ते के लिए अब जाना होता है। वो मसूरी से एक हफ्ते केवड़िया में जाकर वहाँ पे प्रवास करते हैं। बड़े बड़े वहाँ विद्वान आते हैं, चर्चाएं होती हैं और सरदार पटेल जी से प्रेरणा लेते हैं। तो वो एक काम मैंने यहाँ किया। फिर मैंने अपने डीएम सर और सीडीओ मैम से बात की, तो जल संरक्षण से संबंधित कुछ काम करने के लिए सीडीओ मैम ने मुझे प्रोत्साहित किया। और संयोग देखिए कि ये जो गड्ढा पीछे हमारी तहसील में पड़ा हुआ था, उसको फिर हमने सुंदरीकरण करके जल संरक्षण सरोवर बनाया। तो कुछ ऐसे काम मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी पहले ही पोस्टिंग में, कि जाने के बाद भी कुछ लोग याद रख सकें कि हाँ कोई आया था। और डीएम सर जैसा बार बार कहते हैं कि आपकी जो पहली पोस्टिंग है प्रोबेशन में होती है, वो आपके रिटायरमेंट के दिन भी आपको याद आती है, बिल्कुल। तो मैं उसी दिशा में कुछ प्रयास करने का। ऑल इंडिया सर्विसेज में इसीलिए अलग अलग पदों पर शुरुआत में प्रोबेशन पीरियड में तैनाती दी जाती है कि जो प्रशासन के प्रमुख अंग हैं, जो अलग अलग पार्ट्स के रूप में ऑफिसर्स काम करते हैं अलग अलग पदों पर, तहसील लेवल पर एसडीएम के रूप में, ब्लॉक लेवल पर बीडीओ के रूप में, मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ के रूप में, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जब आप पोस्ट होते हैं, तो मुझे लगता है यही मंशा रहती होगी कि जब आप जिलाधिकारी बनेंगे तो आपको सारे फंक्शन, सारे सिस्टम का अच्छा ज्ञान हो, अनुभव हो, और कौन सा अंग आपका किस तरह से संचालित होता है प्रशासन में, कौन सी मशीनरी किस रूप में कैसे काम कर रही है, वो उसकी समझ बेहतर हो जाती है इस प्रोबेशन पीरियड में। जी बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा जो इस पर निर्भर करता है कि आपके जिलाधिकारी और सीडीओ कैसे हैं। तो मैं अपने को भाग्यशाली भी मानता हूं कि मुझे दो बहुत ही बेहतरीन यूपी कैडर के अधिकारी मिले हैं। एक छोटा सा प्रसंग बता रहा हूं मैं कि डीएम सर की ड्यूटी अभी जो स्नातक चुनाव हुए उसकी मतगणना में लगी थी। शायद कोई और जिलाधिकारी होता या होते तो कहता कि ठीक है प्रोबेशनर है, इसको क्यों ले जाना है, ये अपना यहाँ पे मस्ती करे, छुट्टी है। पर डीएम सर ने मेरी ड्यूटी अपने साथ अटैच करवा ली, कमिश्नर लखनऊ सर से कह के कि नहीं दिव्यांशु को भी सीखने का मौका मिलेगा। और मैं 3 दिन वहाँ गया, रात में भी रहा, दिन में भी रहा डीएम सर के साथ। जितना मैंने सीखा वो शायद कागज़ पढ़ के तो मैं एमएलसी चुनाव के बारे में रट्टा मैं मार लेता, जी, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने डीएम सर के साथ सीखी वो चीज़ें जीवन भर अब मेरे साथ रहेंगी।
सर्टिफिकेट मिला वो अलग से एक उपलब्धि है, लेकिन जो आप प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं अपने जिलाधिकारी के साथ। मैं ज़िले में आया, डीएम सर ने पहले मुझे वीडियो बनाया, मैं मसौली में गया, वहाँ पर सीडीओ मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि आप मनरेगा की जांचें कीजिए, चक्रोड की जांचें भी आप कर सकते हैं। एक कोटे की जांच के लिए मैंने मैम से परमिशन मांगी, तुरंत परमिशन मिली। तो जो अधिकारी आपको ग्रूम कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, उनका योगदान जो आप श्रेय आपको मिलता है आगे चल के, सबसे बड़ा योगदान उन अधिकारियों का होता है। दिव्यांशु जी, जब एक लोक सेवक के रूप में आप एक जिम्मेदारी की शुरुआत करते हैं और पब्लिक की बड़ी उम्मीदें होती हैं, और हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारा देश अभी भी कृषि प्रधान देश है, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं ज़्यादातर, कम पढ़े लिखे लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जो अपनी बात भी शायद ठीक से नहीं कह पाते हैं। उनकी जो समस्या होती है वो किसी वकील साहब के पास जाते हैं, वहाँ उनकी फ़ीस देते हैं और अपना दर्द बताते हैं, फिर वो उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं एक एप्लीकेशन के रूप में। अधिकांश लोग आज अपने अभी भी एप्लीकेशन अपने खुद नहीं लिख पाते हैं, जो एक सच्चाई है हमारे सिस्टम की। ऐसे में वो लोग जब आपकी तहसील में आपके पास आते हैं तो बड़ी अपेक्षाएं लेकर आते हैं, और ये वही लोग हैं जो हमारे देश में हमारे नागरिक हैं, जिनके लिए आप लोक सेवक आपको बनाया गया है, जिनकी सेवा के लिए आपको गवर्नमेंट सर्वेंट बनाया गया है। तो आप कितना ख्याल रखते हैं इस बात का कि जब ऐसा कोई आए, कोई फरियादी आए या कोई भी व्यक्ति आए, तो उसके सम्मान का ख्याल रखा जाए, उसकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाए, और जो तकलीफ़ें वो बता रहा है, जो समस्याएं लेके आ रहा है, उसका कम से कम समय में निस्तारण हो सके? शासन की जो मंशा रही है, आपको ज्ञात ही होगा कि महिला हेल्प डेस्क के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी तहसीलों को निर्देशित किया था, सभी जनपदों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हमारी तहसील में मुख्य द्वार पर ही है। इसके अलावा मैंने एक अलग से पूछताछ केंद्र बनवाया है। मैंने जो अपने स्टाफ हैं सभी को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि यदि कोई फरियादी ऐसा है, कोई भी गांव का आदमी अगर ऐसा आपको दिख रहा है जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है या वो ऐसे ही भटक रहा है, तो मेरे स्टाफ को क्लियर पता है कि उसको ले आके सर के सामने पेश करना है। क्योंकि जो आपने अभी कहा कि वकील साहब लोग ड्राफ्ट करते हैं, वकील साहब लोगों से भी मैंने बैठक में यही कहा कि यदि किसी की समस्या बहुत छोटी सी है तो बिना ड्राफ्टिंग के आप उसको सीधा कर लेकर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसका असर ये हुआ कि जो यहाँ हमारे माननीय अधिवक्ता गण हैं, उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि सर इससे हमारा भी समय बचने लगा है। क्योंकि जो राशन कार्ड की समस्या है उसको लिखित में लेकर आना और समय उसका भी ख़राब करना और मेरा भी ख़राब करना, उससे बेहतर होता है कि वो डायरेक्टली आ जाए, बताए, और मैं संबंधित अधिकारी से बात करके निस्तारण करा सकूँ। बहुत से अधिकारियों से जब हमारा संवाद होता है और एक व्यापक अनुभव के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत से कलेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, कमिश्नर्स के साथ किया, अभी भी जो हमारा सिस्टम है उसमें जैसे कोई समस्या आपके पास आई और एसडीएम लेवल पर आप जहाँ पर बैठे हैं इस समय बहुत पावरफुल यूनिट है, तहसील के कलेक्टर हैं आप, तहसील लेवल पर एक जिलाधिकारी की जो जनपद स्तरीय शक्तियाँ हैं वो तहसील पर लगभग सभी शक्तियाँ, उस तरह की शक्तियाँ यहाँ पर आपके पास हैं। अक्सर लोग छोटी छोटी समस्याएं लेके आ रहे हैं कि किसी की ज़मीन पर अवैध कब्जा हो गया है, किसी की ज़मीन तहसील कर्मियों ने गलत पैमाइश कर दी है, और ऐसे तमाम प्रकरण होते हैं जिनका अगर हम इच्छा शक्ति से उनको देखें और संवेदनशीलता का परिचय दें तो उनका निस्तारण कुछ घंटों में हो सकता है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। लेकिन कई बार उन प्रकरणों को हम राजस्व वाद में भेज देते हैं। वही सिमिलर नेचर के प्रकरण हैं जिनका कई बार आपने जिनका समाधान किया होगा, मौके पे जाके आपने कुछ ही घंटों में निपटा दिया होगा, लेकिन आप व्यस्त हैं या किन्हीं और कारणों से या कोई और अधिकारी उदासीनता बरत रहा है वहाँ पे, तो वो प्रकरण फिर वो आदमी दौड़ दौड़ के परेशान होता है, फिर अल्टीमेटली वो वकील साहब के पास जाके मुकदमा फाइल करता है, फिर दशकों वो मुकदमा लड़ता है। ऐसे बहुत से मामले आपके संज्ञान में भी होंगे। तो हम अपनी संवेदनशीलता से एक लोकसेवक के तौर पर थोड़ा सा अतिरिक्त हम प्रयास करें, पेन लें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी त्वरित निस्तारण उनकी समस्याओं का करें, तो मुझे लगता है कि जुडिशियल पेंडेंसी भी बहुत कम रहेगी। निसंदेह ये इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे, और जितना संभव हो सका है इन 6 महीनों में हमारे पुराने तहसीलदार तपन मिश्रा के साथ और जो नए त्रिपाठी जी आए हैं, ये इस बात पर जोर हमेशा रहा है। जब भी डीएम सर के साथ हम लोग बैठते हैं तो डीएम सर का इस बात पर जोर ज़रूर रहता है कि उनका प्रोबेशनर काम कैसे कर रहा है, और कई बार उन्होंने मुझे डांटा भी है कि कुछ समस्याओं का मैंने जिक्र किया और मैंने मतलब एक हल्के अंदाज में कोई बात निकल गई, तो मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि डीएम सर मुझे तुरंत डांटते हैं कि नहीं, आपको इस तरीके से बात नहीं करनी है, आप सामान्य अधिकारी नहीं हैं,
आईएएस हैं और आपको उसी तरीके से व्यवहार रखना है ताकि आपके नाते आईएएस सर्विस बदनाम ना हो। तो वो जो एक जिम्मेदारी भरा एहसास बार बार डीएम सर मुझे देते रहते हैं, उसका असर मैं अगर आपको बताऊं प्रैक्टिकली, तो तहसील दिवसों में जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि वाद में जाता है, वाद में ना जाए इस पर जोर मेरे सभी अधिकारियों का अब रहने लगा है। जो हमारे सीओ साहब हैं पंकज सिंह, उन्होंने खुद मुझे आके बोला कि सर आपके रहने के नाते यहाँ पर जो पुलिस में कई बार जो शिकायतें आती हैं कि परेशान किया गया किसी शिकायतकर्ता को, जो एक सामान्य समस्या के रूप में बढ़ती जा रही है आजकल हमारे सिस्टम में, वो भी कम हुई है। खासकर टिकैत नगर क्षेत्र की मैं बात करूं, वहाँ पे नारद मुनि सिंह हैं, वो आए इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने खुद बताया कि सर आपने जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की हैं उससे लोगों का भरोसा फिर से बढ़ रहा है। और इसका श्रेय मैं बार बार बोल रहा हूँ डीएम सर और सीडीओ मैम को है, उन्होंने किस तरीके से मुझे आगे बढ़ाया है। अच्छा, इस तहसील में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की संभावनाएं हैं यहाँ पे विकास की, व्यापार के क्षेत्र में, और यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास हो सके, शिक्षा की यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, और क्या और आपको दिखाई पड़ता है कि क्योंकि एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी आप रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर क्या आवश्यकताएं आपको दिखती हैं, क्या चैलेंजेस ऐसे हैं अलग अलग फ्रंट पे, अगर हम एक समग्र विकास की दृष्टि से देखें तो कौन से वो बिंदु हैं, कौन से वो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं जो आपको यहाँ दिखाई देती हैं, और जिन मोर्चों पे आपको लगता है कि बेहतर काम होना चाहिए यहाँ पे? देखिए, रामसनेही घाट मूल रूप में अपने एक ग्रामीण तहसील है, और अभी हाल ही में 1 महीना हुआ है रामसनेही घाट जो ये क्षेत्र है इसको नगर पंचायत का दर्जा मिला है। तो जो सफाई और कूड़े की समस्याएं थी वो नगर पंचायत आने के बाद पूरी उम्मीद है हमें कि नया स्टाफ, ज़्यादा सुविधाएं जो नगर पंचायत क्षेत्र बनने के बाद होती हैं वो सुमेरगंज कस्बे को मिलने लगेंगी। शिक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में डिग्री कॉलेजेस तो हैं, लेकिन जो मैंने फील किया है अभी तक, बच्चियों की जो शिक्षा है, खासकर गर्ल्स एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उस तरफ थोड़ा सा हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक हाईवे की तहसील है रामसनेही घाट और अयोध्या को कनेक्ट करती है। यहाँ रामसनेही घाट की सीमा के बाद अयोध्या ही शुरू हो जाती है, तो बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे शिक्षा का स्तर सुधारने का। अभी मैं आपको जानकारी दूँ कि हमारे माननीय विधायक जी ने अपने प्रयासों से हाईवे पर ही जनजातीय म्यूजियम बनाने की एक योजना जो आई है ज़िले में, उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके इस सार्थक प्रयास से वो म्यूजियम हाईवे पर ही बनेगा। तो पर्यटन की दृष्टि से वो म्यूजियम एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है जब वो पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा। साथ ही में जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, निसंदेह चूँकि ग्रामीण तहसील है उतनी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाईवे की कनेक्टिविटी के नाते व्यक्ति या तो अयोध्या जा सकता है या बाराबंकी आधे घंटे की दूरी पे पहुँच सकता है। तो रामसनेही घाट अपने में एक संभावनाओं से परिपूर्ण तहसील तो है। मेरे जो पिछले यहाँ पर एसडीएम कार्यरत थे राजीव शुक्ला, उन्होंने सराही झील को जिस तरीके से सजाया संवारा और पक्षियों का संवर्धन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उस चीज़ का उल्लेख किया सराही झील का, उसको भी हम आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। राजीव से मेरी बात होती रहती है। तो कुल मिलाकर एक ग्रामीण तहसील में जितनी संभावनाएं हो सकती हैं वो सारी यहाँ मौजूद हैं, और हम सबको एक टीम के रूप में अगर हम काम करें, माननीय विधायक जी लगातार सक्रिय रहते हैं, डीएम सर सक्रिय रहते हैं, मैं जितना भी उन लोगों से सीख पा रहा हूँ उसको यहाँ चरितार्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो शायद रामसनेही घाट एक आदर्श तहसील के रूप में आगे आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। अच्छा, आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री स्टार्टअप की बात कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। ऐसे में यहाँ पर उद्योगों को लेकर आप क्या देख रहे हैं, क्या दृश्य है यहाँ पर, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर किसी एरिया में कोई पॉकेट ऐसा डेवलप हो जहाँ कुछ उद्योग लगें, जहाँ स्वरोजगार के दिशा में कुछ बेहतर काम हो जाए, लोगों को स्किल डेवलप किया जाए, लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, और लोग यहाँ पर जो यहाँ से बड़ी संख्या में लोग लखनऊ भाग रहे हैं, इधर उधर शहरों, बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं, नौकरियों के लिए देश के तमाम हिस्सों में भाग रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दिशा में आप क्या यहाँ पर आवश्यकताएं देख रहे हैं और क्या संभावनाएं देख रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो आपने अभी चर्चा की, 3 जनवरी को तहसील में जब जल संरक्षण सरोवर का उद्घाटन करने के लिए हमने माननीय अतुल कोठारी जी को यहाँ पर आमंत्रित किया था, तब आत्मनिर्भर भारत की ही तर्ज पर आत्मनिर्भर रामसनेही घाट अभियान का भी यहाँ शुभारंभ किया गया, और NRLM में जो समूह सखियाँ हमारी होती हैं उनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही दीपावली से पहले
समूह सखियों के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी और एक अच्छा बाज़ार की संभावनाएं हमें उसमें दिखी थी। हमारे जो पुराने जो इससे पहले पुलिस अधीक्षक महोदय थे डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी, उन्होंने जो भी यहाँ पर चैनपुरवा में काम किया उसका विस्तार रामसनेही घाट में 100% हो सकता है। ये मैंने समूह सखियों से बात करके जाना। उद्योग की जहाँ तक बात है, चूँकि बाराबंकी में फतेहपुर और नवाबगंज जिसे सदर भी कहते हैं, वहाँ पर पहले से उद्योगीकरण की काफ़ी संभावनाएं मौजूद हैं और वो लखनऊ से काफ़ी नज़दीक है। वहाँ नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं जी। ये चूँकि ग्रामीण तहसील है तो यहाँ पर मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि संभावनाएं तो हैं, लेकिन वो बहुत क्षीण है और अगर उसको आगे बढ़ाना है तो निसंदेह आत्मनिर्भर भारत के तहत जो सुविधाएं मिल रही हैं उसको लेकर हम आगे सोच तो सकते हैं। पर अभी अगर आप मुझसे पूछें कि क्या कार्य योजना है तो मैं पूरे विनम्रता के साथ कह सकता हूँ कि अभी एक एसडीएम के रूप में मैं वहाँ तक नहीं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, एक गैप आज हम देखते हैं, कई बार इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं और टीवी में अखबारों में चर्चा भी होती है कि साहब आजकल कुछ अधिकारी जो है वो बहुत ज़्यादा अपने वीआईपी कल्चर में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, वीआईपी सिंड्रोम में डूबे हुए हैं, इस तरह के भी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। और कई बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में धैर्य खो जाते हैं, हाथ उठा देते हैं, किसी को मार दिया, किसी को धक्का दे दिया, ऐसे कई प्रकरण सामने आते हैं बीच बीच में। और जो ऑल इंडिया सर्विसेज की गरिमा है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी की, आपने कहा कि आप लगातार प्रयास करते हैं कि उसकी गरिमा को बनाए रखें, बढ़ाएं, लेकिन कई बार बिहेवियर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जनता के प्रति संवेदनहीनता, हम ठीक से लोगों से मिलें, लोगों के अच्छे से काम करें। और जो लोक सेवा की मंशा है हमारे संविधान में, हमारा संविधान जो है वो किस तरह से सोचता है, संविधान क्या चाहता है कि लोक सेवक किस प्रकार से जनता के बीच में काम करें और जहाँ लोगों से मिलें, कम से कम लोगों को लगे कि कोई अच्छा अधिकारी उनसे मिला और सामने वाले को भी सम्मान मिल रहा है आपसे। ये एक आभास मुझे लगता है कि ये मंशा होती है लोकतंत्र में। तो आपकी अभी सर्विसेज की शुरुआत है और एक बहुत लंबा कैरियर है आपके सामने, एक बड़ा कार्यकाल आपके सामने है, तो किस तरह से इन मूल्यों को आप वर्तमान में धारण कर रहे हैं और आगे आपकी क्या योजना है, आगे किस तरह से इन मूल्यों को आप सशक्त करेंगे? इस विषय पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि किसी भी इंसान का जो भूतकाल होता है वो उसके भविष्य में कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता रहता है। तो मेरी जो स्वर्गवासी माता जी हैं, जब वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एडमिट थीं, तो जो भी व्यवहार मैंने देखा वहाँ पर चिकित्सा कर्मियों के द्वारा, जो भी उपेक्षा थी, और उस उपेक्षा के बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के फ़ोन आने के बाद जिस तरीके से उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ, वो एक बहुत मतलब जिसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट है मेरे जीवन का, कि जिस बेअदबी से एक मरणासन महिला के साथ डॉक्टर बात कर रहा हो और वही डॉक्टर फिर बिल्कुल जो है ऐसा व्यवहार कर रहा हो कि बस नौकरी चली जाएगी अगर इनकी डेथ हो गई, तो वो एक टर्निंग पॉइंट है मेरे जीवन का। और मुझे बार बार वो बात याद रहती है कि फ़ोन आने के बाद व्यवहार नहीं चेंज होना चाहिए। इस बात का मैं बहुत बड़ा हिमायती उस दिन से बन गया। अगर कोई गरीब व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, दुखिया कोई खड़ा है और मैं उससे अपनी अफसरी झाड़ रहा हूँ और किसी माननीय का फ़ोन आ जाए या डीएम सर का फ़ोन आ जाए उसी व्यक्ति के लिए और मैं उसे बैठाकर चाय पिलाने लगूँ, तो ऑन रिकॉर्ड में ये बात बोल रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा निकृष्ट आदमी कोई नहीं होगा। और अफसोस ये है कि ऐसे तत्व हैं, सिस्टम में हैं, समाज में हैं। आपने दिव्यांशु जी बहुत बड़ी बात कही है और मुझे लगता है कि आप इस सिस्टम में कभी आप स्वयं पीड़ित की तरह भी रहे, भुक्तभोगी की तरह भी इस सिस्टम में आप रहे, जिस सिस्टम में आज आपको लोक सेवक के रूप में काम करने का मौका ईश्वर ने दिया है और आपने खुद वो दर्द झेला है। किस तरह से ताकतवर लोग जो सरकारी सेवाओं में हैं, कई बार तो एक लेखपाल भी किसी किसान को बहुत अपमानित कर देते हैं, कई बार डॉक्टर्स की जैसे आपने बात की या पुलिस कर्मियों की बात की, ये पूरा जो कई बार ऐसा देखकर लगता है कि जो सोचा था हमारे देश के नीति निर्माताओं ने कि हम लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, हम एक ऐसे गणराज्य की स्थापना कर रहे हैं जहाँ लोगों को सम्मान मिलेगा, वहाँ पर आज हर आदमी क्यों वीआईपी बनना चाहता है, हर आदमी क्यों पावर सेंटर से ही जुड़ना चाहता है, आम आदमी रह के क्या हमारा सम्मान सुरक्षित नहीं है? ये एक विषय है। हम करदाता भी हैं देश के, हम देश के खर्चों को भी अपने कंधे पे उठा रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन हमें जब इस सरकारी तंत्र की जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे सरकारी तंत्र जो है ज़्यादातर लोगों को उसकी औकात तुरंत बता देता है, आदमी दुखी होता है, परेशान होता है।
नेताओं के यहाँ दरबार क्यों लगता है, जबकि काम ब्यूरोक्रेसी करती है, सारा काम अधिकारियों को करना है। लेकिन वो आदमी नेताजी के घर होते हुए आपके पास क्यों आता है, वो सीधे आपके पास क्यों नहीं चला आता है? क्योंकि एक फ़ोन वो करवाएगा या उसके कागज़ का प्रभाव बढ़ जाएगा, उसकी व्यक्तित्व का असर बढ़ जाएगा, उसे शायद बैठने के लिए कुर्सी मिल जाए, पानी मिल जाए, चाय मिल जाए, और ऐसे में शायद उसकी एप्लीकेशन अगर 2 पन्ने की है तो ध्यान से ना पढ़ी जाए, पहला पैरा पढ़ने के बाद भी उसको रख दिया जाए। ये अक्सर होता है, अधिकांश होता है। ये एक दोधारी तलवार है समाज की। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। समाजशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का दिया था कि जिसमें जो जाति तथाकथित रूप से छोटे पायदान पर है, वो अपने से बड़े पायदान वाली जाति को कॉपी करना चाहती है कि समाज में उसे भी उतना ही सम्मान मिलना शुरू हो जाए तथाकथित रूप से। वही चीज़ प्रशासन में भी है। जो व्यक्ति सामने दरवाजे के बाहर खड़ा है, अगर मेरा व्यवहार ऐसा नहीं है कि वो मुझसे मिल पाए, उसे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि रामसनई घाट में मैं जा रहा हूँ तो एसडीएम जो भी बैठे हैं, दिव्यांशु पटेल या कोई भी है, मैं उनसे मिल लूँगा, तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने की चेष्टा करेगा जहाँ से उसे ये भरोसा आएगा। और इस मामले में मैं अब क्या ये विफलता है हमारे तंत्र की? निसंदेह कि विफलता है। वो विश्वसनीयता जो इस कुर्सी को अर्जित करनी चाहिए, वो ये कुर्सी नहीं अर्जित कर पा रही है। वो विश्वसनीयता कोई ताकतवर व्यक्ति कहीं से अर्जित कर रहा है। वो विश्वसनीयता एक ताकतवर व्यक्ति के फ़ोन आने के बाद वो कहीं ना कहीं उस पीड़ित के मन में पनपती है, तब वो आता है कि फिर उसे लगता है कि उसका काम होगा। मैं जो बात कहने जा रहा था, मैं बार बार तारीफ़ करता हूँ अपने यहाँ जो माननीय जनप्रतिनिधि हमारे हैं, विधायक जी, उन्होंने अपने यहाँ तमाम लोगों को ये बात बोली कि आप मेरे यहाँ क्यों चले आए हैं सुबह सुबह, आप जाइए जॉइंट साहब से बात कीजिए। अगर जॉइंट साहब हैं मौजूद तहसील में और नहीं मिलते हैं या आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप आके मुझे बताइएगा। और कल ही वो यहाँ पर तहसील में किसी काम से आए थे, तो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं ऐसे करते रहे तो हमारा जो सर दर्द रहता है सुबह सुबह वो हल्का हो गया है। 3 महीने से मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ कि चलो चाय नाश्ता आराम से हो रहा है। तो आपने सुना आईएएस जॉइंट मजिस्ट्रेट दिव्यांशु पटेल जी को, और इनका जो संकल्प है, जिस तरह की बातें इन्होंने की हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि ये अपने जीवन में उन मूल्यों को धारण करते हैं जिन मूल्यों की चर्चा, जिन मूल्यों के बारे में हमारे संविधान की मंशा है और हमारा सिस्टम जो अपेक्षा करता है लोक सेवकों से कि जनता से अच्छा व्यवहार हो, पीड़ितों की बात प्रेम से सुनी जाए और उनका त्वरित निस्तारण करने की कोशिश की जाए, उन्हें लंबी प्रक्रिया में न धकेला जाए कि वो चक्कर लगाते रहें बार बार और परेशान होते रहें। तो दिव्यांशु जी एक युवा अधिकारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी लंबी सेवा जो है उसमें आप इन मूल्यों को हर मौके पर ध्यान रखेंगे, लगातार ध्यान रखेंगे। और एक बड़ा कैरियर है आपका, आपको अभी कलेक्टर होना है, सीडीओ होना है, आप कमिश्नर होंगे, आप सचिव होंगे, आप प्रमुख सचिव होंगे, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर आपको काम करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी आप बड़े स्तरों पर काम करेंगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आपके जो संकल्प हैं वो सिद्ध हों और आप एक बेहतर लोक सेवक के रूप में देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद।